बिग ब्रेकिंग, अभी अभी जस्ट न्यूज मिली है कि आज भूकंप आया है और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पे 7.8 मेजर की गई है। अभी इसका एपिसेंटर के बारे में पता नहीं चला है। और आप जानते हैं 7.8 कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। ये काफ़ी सारा बहुत विनाशकारी 7.8 इंटेंसिटी को माना जाता है। So take a deep breath, guys. This is not has happened. This is not the news right now. Today I am going to tell you about the earthquake. Actually, I am today going to teach you about the earthquake. So it was just an introductory part, and I may tried it to introduce as an anchor to host a new channels. So welcome you all on G classes. आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आई होप आप सब अच्छे हों और स्वस्थ रहें। अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, अगर आप उस लायक हैं तो मदद करें। सो वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। चलिए, आज मैं आपको अर्थक्वेक के बारे में बताने वाला हूँ और इसके बारे में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। और इसको मैं इतने अच्छा स्टोरी के टाइप का बताने वाला हूँ कि ये आप किसी को एज अ स्टोरी सुना सकते हैं और अपने पेरेंट्स को तो ज़रूर सुनाइए। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो आज मैं भूकंप लाने वाला हूँ, अर्थक्वेक लाने वाला हूँ। ये कहीं पे नहीं आने वाला, ऑन जी क्लासेस पे आने वाला। सो अर्थक्वेक के बारे में मैं बताऊँ। अर्थक्वेक के बारे में जितने भी जानकारियाँ मिली हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी जो चलता है, उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो आपका है, ये 1960 में आया था। दैट मीन्स 1960 में वैज्ञानिकों ने इसे बताया कि प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है एक्चुअली। तो हमारा जितना लिथोस्फेयर है, जो सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, तो सरफेस ऑफ द अर्थ को हम लोग लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और ये जो लिथोस्फेयर है, ये जो है, दैट मीन्स ये बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। अ नंबर ऑफ पीसेस ऑफ प्लेट्स इसमें होते हैं। अगर आपको डिटेल में समझाया जाए तो आपका जो मान लीजिए एक रूम बनाया है, उसमें बहुत सारे ईंटें लगे होते हैं ना, वैसे ही सरफेस जो होता है अर्थ का, वो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे ऐसे ऐसे ईंटों का फ्रेम लगाकर अगर हम इस तरह से समझे, तो ये आपका बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। तो इसी प्लेट में क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। अब ये मूवमेंट कैसे होगा? जब मुझे पता है लिथोस्फेयर सॉलिड है, तो सॉलिड पार्टिकल्स कांट मूव इजीली, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। डैट मीन्स सॉलिड सरफेस का फ्लोट करना या ट्रैवल करना इम्पॉसिबल का टाइप का है। तो लिथोस्फेयर के नीचे मैंने कल बताया था आपका मैग्मा पाया जाता है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, मतलब बहुत ऊपर लेवल पे, मैग्मा तो काफ़ी नीचे चला गया, बहुत ऊपर लेवल में आपका 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जो कि लिथोस्फेयर के जस्ट बिलो होता है। और वहाँ पे जो आपका मैग्मा जो पाया जाता है, वो ऑलमोस्ट आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वो विस्कस करता था, वो ऑलमोस्ट फ्लोट करता रहता है। अब वो फ्लोटेशन के कारण क्या होता है, वो आपस में जो होता है उसके बारे में मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। तो फ्लोटेशन में आपका जो होता है, कन्वर्जेंट प्लेट होता है। जब दो प्लेट आपस में टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये जो प्लेट है ये इस पे चढ़ जाएगा या ये प्लेट इस पे चढ़ जाएगा, तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये इसी को प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोला जाता है। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो आपका होता है, जो एक प्लेट एक दूसरे पे चढ़ जाती है, तो चढ़ने के बाद क्या होता है, सपोज कि आप एक पेपर लीजिए और टेबल पे ऐसे रखे रहिए। उसको जब आप जोर से पुश करेंगे तो आप देखेंगे फोल्ड टाइप का बन जाता है। आप ऐसा प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा कि पेपर ऐसा है, उसको जब जोर से पुश किए दोनों साइड से, तो वो क्या होगा, एक दूसरे पे ऐसा से ओवरलैप कर जाता है। उसी का जो रिजल्ट होता है, उसी रिजल्ट से हमारे यहाँ जितने भी माउंटेन्स हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम माउंटेन्स उसी से बनते हैं। क्योंकि वो जो आपका ऐसे जो पेपर आपका उठता जाएगा, वो रेंजेज ऑफ माउंटेन्स बनाता है। जैसे हमारे यहाँ जो हिमालय है, वो रेंजेज ऑफ माउंटेन्स बनाता है वहाँ पे। तो ये भी क्या है, आपका फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। तो जो कन्वर्जेंट प्लेट है, उससे क्या होता है आपका, वो जब आपस में टकराती है तो वो आपका फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण करती है। और माउंटेन्स के बारे में जब आ गया और हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैं बता दूं, हिमालय से पहले जो यहाँ पे लिथोस्फेयर था, वो था तेथिस सी। तेथिस सागर के नाम से उस जगह को जाना जाता था। उसमें जब वो प्लेट टकराया और जब फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हुआ, तो आपका हिमालय का निर्माण हुआ। अब वो हिमालय जो है, उसका आप लोग लेंथ अगर लिख ले तो बहुत अच्छा होगा, 88048। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। हिमालय का जो है आपका 8848 है, 8848 मीटर। ये लेंथ मीटर में है।
8848, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ 8848 है। अदर अभी न्यू जो आपके साइड बुक्स होंगे या फिर आपके पास जो नया नया बुक आया होगा अरिहंत वगैरह का होगा, या और एक्चुअली मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा क्योंकि अरिहंत मैंने पढ़ा नहीं है, बट अगर आप और भी किसी बुक्स में देखेंगे तो उसमें पता चलेगा अभी 8850 भी किसी किसी बुक में मेंशन करता है। बट आप एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग चलना है, एनसीईआरटी जो बोलता है उसी बेस्ड पर हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आपका ये बहुत टाइम पूछा गया है हिमालय का, तो 8848 मीटर आप इससे नोट डाउन कर लिए। अब ये हिमालय बना कैसे है, तो ये प्लेट के कन्वर्जेंट से बना है। डैट मीन्स जब आपने आप पेपर ऐसा रखा और जिस पेपर को ऐसा फोल्ड किया, मतलब प्रेस किया, तो पेपर ऐसे ऐसे फोल्ड हो गया, एक दूसरे पे वो चढ़ता चला गया, ऐसे फूलता फूलता चला गया। ये आपका रेंजेज ऑफ माउंटेन्स बनाता है। अब रेंजेज ऑफ माउंटेन्स में आपका जो आप 2-3 एग्जाम्पल लिख लीजिए। हिमालय के बारे में तो आप जानते हैं, ये इंडिया में है। फिर एंडीज लिख लीजिए। एक्चुअली एंडीज लिख रहे हैं तो मैं आपको एक ग्रामर बता देता हूँ। माउंटेन्स के नेम के आगे द जरूर लगाइएगा। द हिमालय, द एंडीज, द अल्प्स, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंडीज और अल्प्स के बारे में बता दूं, अल्प्स जो द अल्प्स माउंटेन जो आपका है ये आपका यूरोप में है, और एंडीज माउंटेन जो है वो साउथ अमेरिका में है। ये तीनों से क्वेश्चन ज्योग्राफी में बनते ही बनते हैं। एंडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, उस समय आपको मेंशन करना होगा कि ये आपका फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। फोल्ड माउंटेन्स आप लिख लीजिए। फोल्ड बहुत सिंपल स्पेलिंग है, FOLD, माउंटेन्स तो जानते ही है। तो फोल्ड माउंटेन्स का आपका एग्जाम्पल है आपका जो फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण कैसे होता है, तो वो आपका होता है कन्वर्जेंट प्लेट के द्वारा। सो कन्वर्जेंट प्लेट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा और क्लियर हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मोर सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बढ़वाइए। सो इसके लिए आपको जस्ट शेयर करना होगा। मूविंग ऑन, सिमिलरली जब मैंने आपको कन्वर्जेंट प्लेट बताया, ये नंबर 2 पॉइंट्स आप इसे मेंशन कर लीजिए, ये डाइवर्जेंट प्लेट है। डाइवर्जेंट प्लेट, इसे आप मेंशन कर लीजिए। अगर दिख नहीं रहा है स्पेलिंग तो मैं आपको बोल देता हूँ, DIVERGENT, डाइवर्जेंट प्लेट। तो डाइवर्जेंट प्लेट में क्या होता है, वो तो क्या था, कन्वर्जेंट प्लेट ऐसे कन्वर्ज कर रहा था, वो फोल्ड बना दे रहा था। अब डाइवर्जेंट प्लेट क्या होगा, एक दूसरे को खींचता जाएगा, मतलब एक दूसरे से हटेगा। तो इसमें क्या होता है, ये प्लेट और ये प्लेट आप दूर चली जाती है। जब दूर जाएगी तो क्या होगा, ऊपर का जो लैंड होगा, मान लीजिए कुछ रखा है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास पे एक पेपर रखिए एंड पेपर के ऊपर एक कॉइन या कुछ भी रख लीजिए, पेन पेंसिल किसी चीज को रख लीजिए। जैसे ही आप पेपर हटाएंगे वो क्या होगा, वो पेन पेपर पेंसिल आपने जो भी रखा होगा वो तो जस्ट नीचे चला जाएगा। वही सेम चीज है, लिथोस्फीयर तो प्लेन सरफेस था। जैसे ही मैंने इस दो प्लेट को खींचा, ये आपका जो मूवमेंट हुआ नीचे, जो 1600 डिग्री सेल्सियस के कारण जो फ्लूइड में पाया जाता है, जो आपका मैग्मा पाया जाता है, वो जैसे इसको दोनों को दूर किया, जब ये दूर होगा तो ऊपर का जो सरफेस होगा वो तो नीचे गिर जाएगा। तो ये गिरने से जो बनता है, दैट मीन्स अगर ये जो सरफेस था ये अब कहाँ चला गया, इधर चला गया। जब ये सरफेस यहाँ चला गया तो यहाँ पे एक ट्रेंच बन जाएगा। जैसे ये प्लेट सटा हुआ था, ऐसे सपोज कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा ऐसे है, जैसे ये दोनों प्लेट को मैंने खींचा तो ये क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो ये जब जैसे ही सरफेस से नीचे गिरता है तो ये ट्रेंच बनाएगा आपका। ट्रेंच मीन्स खाई बनाएगा। ये ट्रेन जो बनाता है इसका आप एग्जांपल लिख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसके पहले तो मैंने आपको डिटेल समझाया। क्वेश्चन जो बनता है वो मेरियाना ट्रेंच, तो मेरियाना ट्रेंच इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो डाइवर्जेंट प्लेट के द्वारा मेरियाना ट्रेंच बना है आपका, और मेरियाना ट्रेंच का जो लेंथ है वो 11033। लेट मी राइट दिस। सो ये आप मेंशन कर लीजिए मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसका स्पेलिंग बोल देता हूँ, MARIANA, मेरियाना ट्रेंच, TRENCH। ये खाई होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। मेरियाना ट्रेंच का जो लेंथ है आपका 11033, ये मीटर में है आपका, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप नोट डाउन कर लीजिए। सो मेरियाना ट्रेंच का लेंथ है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, और जो ये डाइवर्जेंट प्लेट से क्या बनता है, हमारा ट्रेंच बनता है। और मेरियाना ट्रेंच आपका शायद पैसिफिक ओशन पाया जाता है। सो मेरियाना ट्रेंच का आपका लेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूविंग ऑन, अब मैं आपको जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अर्थक्वेक, वो स्टार्ट करता हूँ। टू इनिशिएट दिस टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको इस फिगर के बारे में बताता हूँ। ये आपका अर्थ है, और अर्थक्वेक के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको पता है, जब आपस में प्लेट टेक्टोनिक्स जब टकराती है तो उसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ आपका हीट निकलता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ आपका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो बहुत तेज से आपका उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है।
जब आपका वाइब्रेशन स्टार्ट होता है तो वाइब्रेशन से क्या होता है, आप उस वाइब्रेशन को देखेंगे तो ये मान लिए यहाँ से स्टार्ट हुआ। दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे न्यूज में ही सुना होगा, सिस्मिक फोकस और आपका जो होता है ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर सिस्मिक फोकस तो आप लोग सुनते ही हैं, बट ये होता क्या है तो वो मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। जिस पॉइंट से वो निकलता है उसको सिस्मिक फोकस बोलते हैं, ये सिस्मिक फोकस है जहाँ से ये निकला है। उसके बाद जहां से ये लॉन्गिट्यूडनल, ये परपेंडिकुलर मैंने साइन बनाया है, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल जाता है और जो अब सरफेस पे टकराता है, दिस इज द अर्थ सरफेस जो लिथोस्फीयर है, तो जहां पे ये जाता है आपका उसे हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं। तो आपने ईपी सेंटर समझ लिया, सिस्मिक फोकस समझ लिया, तो सिस्मिक फोकस और सिस्मिक वेग आपको क्लियर हो गया होगा। सिस्मिक फोकस आपका ये होता है, ईपी सेंटर आपका क्या होता है, वो ऊपर सरफेस को बोलते हैं। तो आपने नेपाल का जब आपने सुना होगा, जब काठमांडू में अर्थक्वेक आया था आपका, तो उसका ईपी सेंटर आपने सुना होगा कि वो नेपाल में था। तो ईपी सेंटर का मतलब वो जो सरफेस था वो आपका नेपाल था, डैट मीन्स ये जो पोर्शन है ये आपका नेपाल है, बट आपका सिस्मिक फोकस जो था वो जमीन के नीचे जो इस जगह पे था। अब आपने नेपाल के बारे में, काठमांडू में जो अर्थक्वेक आया था वो तो आप लोग जानते हैं, शायद 2014-15 में आया था वो मेजर। अभी हमारे दिमाग में अभी सबसे ज़्यादा ताज़ा वही न्यूज़ है। आपने देखा बहुत सारा उसमें नुकसान हुआ था, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हुए थे, लोगों का जान भी चला गया था। मूविंग ऑन, तो आपका जो सिस्मिक वेव्स आया, जैसे ही आपका हाई इंटेंसिटी के साथ सिस्मिक वेव्स, आपका वेव्स ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हुए जैसे वो ऊपर आया तो वो आपको झटका महसूस होता है। सिस्मिक वेव्स आप अभी जस्ट भूकंप ला सकते हैं, और सिस्मिक वेव्स को आप इंजॉय कर सकते हो। होता कैसा है, भगवान करे ऐसा नेचुरली आपको मिल जाए, बट आप आर्टिफिशियल इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अक्सर करता हूँ, आपके घर में अगर मिक्सर है और आपकी माँ मसाला पीस रही है, तो उनका हाथ देखिए जब मिक्सर पे होता है तो वो वाइब्रेट करता रहता है। तो वो जो वाइब्रेट करता है डेट इज ईपी सेंटर, तो ईपी सेंटर पे तो ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। अब उन अपनी माँ को आप पकड़ लीजिए, उनके हाथ को बगल से, आपका जो वाइब्रेशन होगा वो उनसे कुछ कम होगा वाइब्रेशन। अब अपने हाथ को अपनी बहन को बुला लीजिए, उनको बोलिए पकड़ने, या आपके भाई होंगे तो भाई को बुला लीजिए पकड़ने के लिए, और अगर आप सिंगल हैं तो फिर अपने पापा को बुला सकते हैं पकड़ने के लिए। अब तीनों लोग उसे पकड़े रहिए, तो जो आपका मिक्सर जो पकड़ी है उनका वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, उसके बाद वाले का वाइब्रेशन थोड़ा कम होगा, और लास्ट वाले का तो वाइब्रेशन उससे भी कम होगा। तो इससे क्या पता चलता है आपका कि ईपी सेंटर पे आपका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए नेपाल में वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था, और उसके बाद इंडिया में थोड़ा कम डिस्ट्रक्शन किया था। और इंडिया तो बहुत बड़ा है, वैसा नहीं बोल सकते सिर्फ इंडिया बहुत विशाल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिक्टर स्केल होता है, जो इसका आपका मैग्नीट्यूड बताता है, तो रिक्टर स्केल पे जब आपका 4 से नीचे होता है, जब रिक्टर स्केल आपका बिलो द 4 होता है, तो वो काफ़ी नॉर्मल सा होता है। ऐसे जनरली भी हम लोग कभी कोई सुनते हैं अर्थक्वेक आया, और इसके बारे में न्यूज़ में जनरली नहीं बताया जाता है, क्योंकि लोगों में झूठ मूठ का टेंशन हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो ऐसा न्यूज़ सुनकर ही हार्ट अटैक आ जाता है। और फिर मूविंग ऑन, फिर आपका मॉडरेट जो आपका होता है 4 to 6 के बारे में न्यूज में बताया जाता है, क्योंकि ये जो आपके साइंटिस्ट लोग होते हैं वो आपके क्या बोलते हैं, होम मिनिस्टर को या फिर मिनिस्ट्री जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसे इसके बारे में सूचना देते हैं, क्योंकि इसके लिए उनको तैयारी करना होता है। सपोज कि अगर ये थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रक्शन कर दिया तो वहाँ पे लोगों को तुरंत फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए ये लोग बताते हैं मिनिस्ट्री में। तो उसके बाद तो ये 4 to 6 आपका मॉडरेट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ खास डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। बट इससे ज़्यादा जो आपका 7, 7.8, 8.2 इस टाइप का जो रिक्टर स्केल जब बताया तो वो मेजर डिस्ट्रक्शन का कारण होता है, और उसमें काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन होता है आपका। तो रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड के बारे में मैं बताया हूँ। अब बचपन अगर किसी ने आपको बताया होगा अर्थक्वेक पे आप ऐसे लिखिए, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ लिखते हैं, ये होता है वो होता है ऐसा ऐसा होता है। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, जब अर्थक्वेक आता है ना तो रिवर्स अपने कोर्स को भी चेंज कर लेती है। अगर किसी नदी के नीचे अगर अर्थक्वेक आया तो ऐसा कुछ हो जाता है कि नदी अगर सपोज इधर से ईस्ट फ्लोइंग कर रही है तो वो दूसरे डायरेक्शन में भी फ्लो करने लगती है। और आप जानते हैं कि एक डैम के फटने से कितना नुकसान होता है। अगर ऐसे तो नेपाल का जो अर्थक्वेक आया था वो आपका 2-4 कुछ बिल्डिंग्स गिराया, उतना ही डिस्ट्रक्शन किया। अचानक से अगर किसी नदी का कोर्स बदल जाए तो जिस एरिया में चला जाए, समझिए उसको तो रोकना इम्पॉसिबल का टाइप का, वहाँ पे कितना सारा नुकसान हो सकता है। तो हमको पता है कि आपको रिवर्स के बारे में कुछ शायद नहीं आइडिया होगा अर्थक्वेक से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको रिवर्स के बारे में बता दिया। अब अर्थक्वेक तो मैं लिथोस्फीयर की बात किया ही हूँ। अब इससे अगर अर्थक्वेक आपका सी या ओशन में आया तो क्या होगा।
तो आपने 2004 का सुनामी के बारे में आप लोग क्लास 7-8 में शायद पढ़े होंगे। और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे जाकर आप 2004 के बारे में, आप सुनामी के बारे में थोड़ा सा ज़रूर देखिए। वो ह्यूज डिस्ट्रक्शन किया था इंडिया में, तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा आपका नुकसान किया था, पर पूरे उस जो भी आपका ओशंस के आसपास या सी के आसपास बसे शहर हैं जापान वगैरह, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाया था। तो अर्थक्वेक जो है अगर लैंड पे आता है तो डिस्ट्रक्शन तो करता ही है, अगर ओशन या सी में आ गया तो इससे आपका सुनामी पैदा होता है। और सुनामी का स्पेलिंग मैं बता दूं, वहाँ पे टी साइलेंट होता है। मैं कहीं लिख देता हूँ, TSUNAMI, सुनामी। ये एक्चुअली जापान का वर्ड है, इसलिए आपका वहाँ पे सू सा ज़्यादा चलता है, इसलिए सुनामी आपका टी यहाँ पे साइलेंट वर्ड है। तो सुनामी आया था, ये 2004 में आया था। तो आप उससे इस पे तो खैर क्वेश्चन बनता ही नहीं है एग्जाम में। तो आपका जो इंपॉर्टेंट मुझे समझाना था, जो आप 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। आपका ईपी सेंटर क्या होता है वो आई होप वेरी क्लियर हो गया होगा। ईपी सेंटर सरफेस को बोलते हैं, सिस्मिक फोकस बोलते हैं जहाँ से ये इनिशिएट हुआ था। वेव्स तो आप जान ही रहे हैं, ट्रैवल करता रहता है, झटका जो आता जा रहा है, सिस्मिक वेव्स आ रहा है आपका। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिक्टर स्केल, जो कि आपका मैग्नीट्यूड देता है। मैनी टाइम्स आपके एग्जाम में सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल में आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आप याद रखिएगा, इंटेंसिटी जो वेव्स का होता है, वेव्स की इंटेंसिटी को कौन मेजर करता है, वो सिस्मोग्राफ करता है। बट अगर आपका मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड का कौन मेजर करता है, वो रिक्टर स्केल करता है। और टीसीएस तो आप जान ही रहे हैं, इतना ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाता है जो एकदम बेसिक सा होगा, और आपको सब कुछ पता होगा बट ऑप्शन देखकर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, क्योंकि रिक्टर स्केल भी आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। रिक्टर स्केल के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, और सिस्मोग्राफ के बारे में भी जान रहे हैं। ये दोनों जानते हुए भी वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पे इतना ही है। मूविंग ऑन, तो नेचुरल कैलामिटी को अब हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो पहले तो अर्थक्वेक के बारे में अभी तक वैसा कोई मशीन नहीं आया जो हमें 2 घंटा 4 घंटा पहले बता दे। बट इसके बारे में एनिमल्स को कुछ आइडिया लग जाता है, जैसे एलिफेंट है या और भी कोई और भी एनिमल्स बहुत सारे हैं जिनको इसके बारे में आइडिया मिल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, और वो मूव करने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। घर पे भी अगर छोटे छोटे चूहा हुआ होंगे या और कुछ भी होंगे तो उनको भी देखिएगा, उनका मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो जाता है, और उन्हें ये इस वेव के बारे में जानकारी मिल जाती है, उनके सेंस इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। बट हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, और अभी साइंटिस्ट लोग इस पर काफ़ी सारे वर्क कर रहे हैं कि इसके बारे में जानकारी मिल सके। अब नेचुरल कैलामिटी है, अर्थक्वेक के बारे में हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपका नेचुरल प्रोसेस है। बट अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब न्यूज़ पे दिखाया जाता है तो वहाँ पे फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है, लोगों को अधिक से अधिक मदद जितना हो सके उतना मदद पहुँचाया जाता है। वैसे ही आप लोग जानते हैं जब सुनामी आने वाला रहता है, सुनामी के बारे में जब जानकारी मिलती है तो लोगों को उस जगह के आसपास से हटा लिया जाता है, और जितना अधिक से अधिक वहाँ पे कम जान माल के नुकसान हो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये सारे नेचुरल कैलामिटी हैं, इन्हें हम रोक नहीं सकते हैं, बट इनसे बचने का उपाय तो ढूंढ ही सकते हैं। और आजकल तो आप लोग जानते हैं सैटेलाइट्स काफ़ी सारे ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे मौसम वैज्ञानिकों को प्रोवाइड करवाती है, और मौसम वैज्ञानिक जो हैं इस इंफॉर्मेशन को लेकर के होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में जानकारी देते हैं, ताकि वहाँ से फिर इस पे एक्शन लिया जाए। तो आई होप आपको इस अर्थक्वेक के बारे में काफ़ी अच्छा डिटेल जानकारी मिल गया होगा। और ये सेशन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए भी मैं बोलूँगा क्योंकि इससे क्वेश्चन तो 3-4 ही बने, और स्टैटिक के तौर पे आप लोगों ने रटा ही होगा, बट इससे एक डिटेल मैं समझाना चाहता था जो मैंने आपको समझा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइड। और आज अक्षय तृतीया है, तो मैं आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आसपास में जो भी नीडी पीपल हैं उन्हें ज़रूर कुछ दान दीजिए। आज के दिन दान देना बहुत अच्छा माना जाता है। और हो सके तो अपने घर में आज लाइटनिंग कीजिए, डैट मीन्स दिया जला सकते हैं अगर तो आप दिया जलाइए। और अगर कोई वैसे पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं तो उनको जाकर कुछ ना कुछ हेल्प कीजिए। ये दान आपके लिए, भगवान आपको ही हेल्प करने वाले हैं फिर इसको। So thank you everyone. Please like this session and subscribe and share this video. Thank you everyone.